मैं मेजर साहब आपसे भी ये पूछना चाहूंगी कि आपके मिनिस्टर्स जो हैं वो टीवी पे नजर नहीं आते, जबकि हमारे मिनिस्टर्स तो हर वक्त टीवी पे ही रहते हैं। तो आपके मिनिस्टर्स टीवी पे क्यों नहीं आते? किसी डिबेट में हमने नहीं देखा, किसी उसमें जैसे टॉक शोज में नहीं होते। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो भारत में अपोजिशन है वो बड़ी कमजोर है और उसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है बड़े खतरे में है। तो मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया है कि अपोजिशन इतनी कमजोर हो गई है? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अब पाकिस्तान मीडिया में यह खबर जोरों से चल रही है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने विपक्ष को लगभग ख़त्म कर दिया है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री टीवी पर डिबेट पर भाग नहीं लेते, कोई मंत्री भी टीवी पर नहीं आता, विपक्ष के लोग ही आते हैं। पाक मीडिया को अब अपने जैसा मीडिया हिंदुस्तान में देखना चाहते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि यह काम विपक्ष का है और विपक्ष अपना काम कर रहा है। प्रधानमंत्री का समय बहुत बेशकीमती होता है और मंत्रियों का समय अगर टीवी डिबेट में जाने लगा तो बाकी काम कैसे होगा। मेजर गौरव आर्या ने बहुत ही सुंदर ढंग से इनका दिमाग की सफाई की है। वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आरजू जी, पहला सवाल का जवाब ये है कि मिनिस्टर्स ये भारत में शुरू से ही है कि पब्लिक कमेंट्स मिनिस्टर्स कम करते हैं यहाँ पे। और आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंटरव्यूज बहुत कम दिखेंगे, बहुत कम हैं। कभी अगर चले गए कहीं पे तो चले गए, वरना नहीं है। तो मैं बड़ा सरप्राइज था जब देखता था कि रोज इमरान खान साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का टाइम तो बिल्कुल कहते हैं कि हीरे जवाहरात की तरह होता है, सोने चांदी की तरह। इट्स वेरी मतलब एक प्राइम मिनिस्टर का टाइम कितना वैल्यूबल होगा, एक मुल्क का 22-25 करोड़ का मुल्क है। मतलब इट हैज टू बी वेरी वैल्यूबल, राइट? बट यहाँ पे रोज के रोज, अब आप सीएनएन के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, 1 घंटा आप तैयारी करेंगे, आधे पौन घंटे का वहां पे इंटरव्यू होगा, आपका मेकअप होगा, उसके बाद वो आप डिस्कस करेंगे, आपके 2-3 घंटे तो चले गए रोज के। तो मतलब अगर आप एक इंटरव्यू 45 मिनट का भी करते हैं तो इट तो थोड़ा सा अब पता नहीं ऐसा क्यों है वहां पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बड़े बड़े मिनिस्टर्स का कोई रेलेवेंट चीज है तब वो जाएंगे, पर मैंने तो नहीं देखा कभी किसी को टॉक शो में जाते हुए, ऐसे मीडिया को एड्रेस करते हुए। कोई बड़ी चीज होगी तो हाँ, एक प्रेस ब्रीफिंग होगी। प्रेस ब्रीफिंग में जो स्पोक्स, अच्छा आप एक और देखिएगा कि जो बाची साहब हैं, स्पोक्स पर्सन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो ज्यादातर बोलते हैं। आपने जयशंकर साहब के बयान कम देखे होंगे, जयशंकर साहब बहुत कम बोलते हैं। आप हाँ, वो थोड़ा सा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ज्यादा वर्ल्ड मीडिया में उछाली जाती है उनकी बात, बट ही इज अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। वो बोलते नहीं ज्यादा। बस उनका ये है कि वो फ्लाइट में सोते हैं, अपना प्लेन पकड़ा, फ्लाइट में सोए, वहां पे टाई शाई पहनी, अपना काम वाम करा, वापस ये वो 24 घंटे, ना कोई सैटरडे ना कोई संडे। इनका तो यही हाल है पूरे सबका, और ये नहीं करते। और दूसरा, जो आपने पूछा कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है और क्योंकि ऑपोजिशन नहीं, ये बात सही है। और मैं भी ये बात मानता हूं कि आरजू जी, किसी भी स्ट्रांग डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। इंडिया में वन साइडेड हो गया है, लेकिन आई डोंट थिंक वी कैन ब्लेम मोदी जी फॉर विनिंग इलेक्शंस। यू सी, ये राहुल गांधी साहब जो हैं, ये इलेक्शन जीत के खुश नहीं है। ये अब मोदी जी क्या करें डेमोक्रेसी के लिए? या तो मोदी जी ये बोलें कि नहीं ठीक है, भारत में डेमोक्रेसी मजबूत करने के लिए मैं खुद इलेक्शन हारना शुरू कर देता हूं। ऐसा तो होगा नहीं। डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, ऑपोजिशन को स्ट्रांग करना है, तो ऑपोजिशन का काम है। ये जीत नहीं पाते, अभी उनको थोड़ा सा मौका मिलता है। और मैं तनकीद नहीं कर रहा, वो उनका पर्सनल मामला है, मुझे कहना नहीं चाहिए राहुल जी के बारे में। बाय द वे, ही इज माय क्लासमेट, राहुल गांधी इज माय क्लासमेट। हम लोग एक साल साथ पढ़े हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में। फिर एक साल के बाद वो छोड़ गए थे, विदेश चले गए थे पढ़ने के लिए, बाहर चले गए थे। एंड ही इज अ वेरी नाइस मैन। बड़े डिसेंट हैं राहुल गांधी जी, और ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। बट आई डोंट थिंक ही इज कट आउट फॉर पॉलिटिक्स। उनको मुझे नहीं लगता। सबका होता है, अपना एक टैलेंट होता है, मुझे नहीं लगता कि वो पॉलिटिक्स के लिए। ही इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी जेन्युइन सॉर्ट ऑफ अ गाय। जितना मैंने उनको कॉलेज में देखा, मैं एक साल उनके साथ था कॉलेज में, और एक साल में मैंने देखा कि इज अ गुड पर्सन, ही इज नॉट अ बैड पर्सन। बट वही चीज है कि देखिए, इलेक्शन में ना आपको एक पॉलिटिशियन बनने के लिए, जैसे मोदी जी हैं, कोई परिवार नहीं है, कुछ नहीं है उनका ना, वो 24 घंटे यही काम है। तो ही वो मोदी जी इज मेड फॉर पॉलिटिक्स। एंड उनको पता है, उनका पीपल कनेक्ट बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उन्होंने हजारों गांव में रहे हैं भारत में। इतने साल, 20-30 साल उन्होंने साइकिल से, बैलगाड़ी से, बसों में सफर करा है। सड़क के कोने में खाना खाया है उन्होंने, रात को प्लेटफॉर्म पे सोए हैं,
साइकिल से एक गांव से दूसरे गांव गए हैं, वो तो बाद में वो बने ना, वो तो बाद में बने चीफ मिनिस्टर, बाद में बने। वो पहला चुनाव एमएलए का लड़ाई, चीफ मिनिस्टर बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पहला चुनाव लड़े, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके पहले मोदी जी को कोई नहीं जानता था, वो तो आरएसएस के प्रचारक थे। तो उनका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा अलग है। आपके सवाल का जवाब मैं आखिरी में एक बात बोलता चलूं आरजू जी की, बात यह है कि अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करना है तो मुझे लगता है कि ये हमारी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा ट्विटर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये थोड़ा सा दे आर मोर ऑब्सेस्ड विद ट्विटर एंड सोशल मीडिया, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर इट विल बी अ वेरी सैड डे फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अच्छी बहस हो पार्लियामेंट में, अच्छी डिबेट्स हो, जैसे अटल जी के समय होती थी तो लगता था। अभी तो मोदी जी ने ऐसा कर दिया है भारत में कि पार्लियामेंट में आप जाइए तो एक तरफ से बीजेपी बीजेपी बीजेपी, क्योंकि दे हैव वॉन एवरीथिंग, और मोदी जी की ब्रांड इमेज ऐसी है। और उनके कोई भी मंत्री आपको देखा, कोई 24 घंटे काम करते हैं, उन्होंने बोला कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मीडिया में जाओगे क्या बोलोगे? लेट योर वर्क स्पीक। अगर तुम काम करोगे तो दुनिया सुनेगी, मुंह से बोलते रहोगे तो नोबडी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर सेइंग। पीपल आर इंटरेस्टेड इन कि आप काम क्या कर रहे हैं, आपकी कारकर्दगी क्या है, वो लोग देखते हैं। आपने बयान जो भी दिया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी हवा में बोले। तो ये इनकी पूरी कैबिनेट बोलती भी नहीं है, और यही इसका ये भी है कि ऑपोजिशन इज वेरी वीक, बिकॉज आई डोंट थिंक ऑपोजिशन इज अ गेम प्लान। वो उनका बस ये है कि मोदी जी ने आज ये बोला, इसकी तनकीद कर दो, ये बोल दिया इसकी तनकीद कर दो, ये बोल दिया इसको क्रिटिसाइज कर दो। करो आप, वो आपका हक है और आपका फर्ज भी है, लेकिन उसके आगे भी तो कुछ काम होना चाहिए ना। पॉलिटिशियन का पहला काम है इलेक्शन जीतना, मैं ये मानता हूं अर्जुन जी। सब कॉन्टिनेंट में, एटलीस्ट भारत पाकिस्तान में, पॉलिटिशियन का पहला काम है इलेक्शन जीतना। तब वो लोगों की सेवा करेगा, तब वो लोगों को सर्व करेगा, पहले उसको जीतना पड़ेगा ना। बिल्कुल। यहाँ पर तो सारे भाई लोग हारे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन तारड़ साहब, आखिर ये अपोजिशन जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो भी अपोजिशन होती है, ये मिलके काम क्यों नहीं करती गवर्नमेंट के साथ? अभी देखिए खान साहब जीत गए, उस पर यकीनन मेजर गौरव और पूरा इंडिया बड़ा खुश होगा कि जी बाई इलेक्शन में खान साहब की पार्टी जीत गई है, लेकिन खान साहब खुद बड़े उदास लग रहे हैं। उसकी क्या वजह है? देखिए, दो चीज मैं पहले थोड़ा सा मैं उस वक्त मैं वो एंटरटेनमेंट के हवाले से वो जो टीवी पे हमारे मिनिस्टर बोलते हैं, वो उसका भी मेरे जहन में आइडिया आया जो मैं बता नहीं सका बाद में, कि पाकिस्तान में इसको ऐसे एंटरटेनमेंट इस्तेमाल किया जाता है। भारत में और दूसरे मुल्कों में शाम के वक्त गाने, ड्रामे, दूसरी चीजें भी चलती। आप नोट कर लें कि हमारे टॉक शोज जो हैं उनमें गाली गलोच, एक दूसरे के साथ बदतमीजी को एज एन एंटरटेनमेंट समझा जाता है, जिस तरह मुर्गों की लड़ाइयां होती हैं एक दूसरे से। बल्कि यहां तक मैंने सुना है कि एक दूसरे का, जिसको जानबूझ के एंकर जरा थोड़ा सा बुलाकर दूसरे का वॉल्यूम कम कर देता है, तो वो उनको ये लोगों के लिए एंटरटेनिंग है ये कि मिनिस्टर लड़े, वो एक दूसरे की जातियात को लेकर आए, लोग एंजॉय करते हैं, इसलिए तो इस वजह से। दूसरा जो मैं बात कहने लगा था कि अपोजिशन के हालात दुनिया में अगर मैं देखा जाए, मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और खासकर यहां से अमेरिका से देख रहा हूं, जहां पे जमहूरियत की बहुत लंबी हिस्ट्री मौजूद है और ये एक एज ए लेबोरेटरी काम करता है जमहूरियत के लिए। तो जमहूरियत को यहां भी चैलेंजेस हैं अमेरिका के अंदर, बल्कि मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस इन यूएस, तो दूसरी दुनिया के अंदर उनके क्या हालात होंगे, जिनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है जमहूरियत के हवाले से। अब ये देखें कि अभी इस वक्त जो चैलेंज चल रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू द मिड टर्म इलेक्शन। अमेरिका के अंदर इनके लिए एक बहुत, इस वक्त गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि इलेक्शन पे लोगों का एतमाद बहाल किया जाए। लोग पिछली दफा कोविड की वजह से जब मेल इन वोटिंग हुई थी उस वक्त से, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की थी कि फेक इलेक्शन या चेंजेस आई हैं, तो जमहूरियत को यहां भी ये चैलेंजेस है। और बिल्कुल बेजा साहब ने सही फरमाया है कि सोशल मीडिया इज अ बिगेस्ट चैलेंज, और मीडिया इज अ बिग चैलेंज फॉर द डेमोक्रेसी, क्योंकि अब मीडिया नहीं रहा, वो एक इंडस्ट्री बन चुका है, जर्नलिज्म इंडस्ट्री बन चुका है। वो लोगों के माइंडसेट तैयार करता है कि आपने भी वोट किस तरह देने, पहले इस तरह नहीं होता था ये। तो जमहूरियत की, और दूसरा वीक जो अपोजिशंस हैं वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। अब आपने ये नया लफ्ज, मैं बड़े अरसे से इस पे अब रिसर्च कर रहा हूं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या है। एक इलेक्शन इस वक्त एक आर्ट बन चुका है। आपने कभी नोट किया है कि यहाँ अमेरिका के अंदर, बल्कि मैं खुद एक कैंडिडेट, एक दो दफा मैंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, तैयारी की, और आजकल मेरा बच्चा यहाँ से, माय सन इज फिनिशिंग लॉ स्कूल और ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि किस तरीके से आपकी नेम रिकग्निशन को किस तरह लिया जाता है, वोटिंग को किस तरह देखना है, चीजें एक पूरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है
और वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अमेरिका की हद तक नहीं रह चुकी, पूरी दुनिया में जा चुकी। तो उसमें जो अपोजिशंस हैं, वो अपोजिशन में वही होता है, या पॉलिटिकल सियासत में वही कमजोर हो जाता है जिसकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कमजोर हो। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ट्विटर और हैंडलर बन रहे हैं, हैशटैग बन रहे हैं, और खान साहब टिकटॉकर से मुलाकातें कर रहे हैं। खान साहब ट्विटरों की एक उन्होंने, मैं हैरान था कि 1300 लोग सूबा सरहद के अंदर हायर किए गए हैं, 25-25 हजार रुपया महीने की तनख्वाह पे।